Hello everybody, welcome to KS Hartani Education. I hope you all are doing well. हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स OCM गुजरात बोर्ड चैप्टर नंबर 6 पे हम लोग हैं और उस चैप्टर का है पार्ट 2 ये वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में और उसकी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, या जितना पोर्शन हम कवर कर पाएंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में उतना हम कवर कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका मैं ऊपर दे दूंगी आपको, आप चाहें तो उस पर जा सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। तो अच्छा खासा अगर आपको प्रोडक्शन करना है, बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हाई क्लास मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन की डिमांड होने लगी थी। रिस्क बढ़ जाता है जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ते चला जाएगा, तो ऐसे में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप सूटेबल नहीं थे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए थी, कैपिटल कम होता था इसमें, इनकी लाइफ बहुत कम होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की। तो इन सब सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन इनका लाने के लिए, लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ करने के लिए, बड़ा प्रोडक्शन करने के लिए, सिक्योरिटी भी हो साथ साथ में कैपिटल की, और साथ साथ में रिस्क सब में बढ़ जाए, एफिशिएंटली सब मैनेज हो जाए, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया जिसका नाम रखा गया जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको शॉर्ट में अपने बोलते हैं कंपनी। ठीक है। ट्रेड और इंडस्ट्री में बहुत तेजी से रफ्तार आने लगी कंपनीज के कारण, और इसीलिए कंपनी को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन कहा जाता है। कंपनीज एक्ट जो है वो आया था 1956 में सबसे पहले, और अब इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 जो है इंट्रोड्यूस हुआ है और वो चल रहा है 1 अप्रैल 2014 से। कंपनी का मीनिंग देखें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसने बनाई है, कानून ने बनाई है। इसमें कॉमन गोल्स होते हैं, मतलब इनके गोल्स जो हैं सबके एक ही होते हैं। कंपनी आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल पर्सन है कानून के आंखों में। और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी जो है एक ऐसी कंपनी है जो रजिस्टर्ड हो इस एक्ट के अंडर या किसी भी पहले वाले एक्ट के अंदर। इसका मतलब कि कंपनी कानून ही बनाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये एक लीगल पर्सनालिटी है। कंपनी को अलग से एक पर्सनालिटी यानी इंसान गिना जाता है। जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वैसे ही कंपनी के नाम पर कोई भी उसको स्यू कर सकता है, कोई भी उसके पे केस कर सकता है, कंपनी भी किसी पे केस कर सकती है, और कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकती है। दूसरी बात आती है परपेचुअल एक्सिस्टेंस की। कंपनी का जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है बाय लॉ। ये अपने जो इसके मेंबर्स होते हैं उनसे ये इफेक्ट नहीं होती। मेंबर्स की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, कोई नया आ जाए, कोई चला जाए, उन सब से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को तभी ही हम एंड कर सकते हैं, यानी तभी खत्म कर सकते हैं जब इसका लिक्विडेशन प्रोसीजर हो जाएगा, यानी खत्म होने को प्रोसीजर को बोलते हैं अपने लिक्विडेशन। इसका जो कैपिटल है इसको स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस में डिवाइड किया जाता है और इन पार्ट्स को हम बोलते हैं शेयर। ठीक है। कंपनी जो है अपने पैसे इन्हीं शेयर्स के थ्रू लेकर के आती है। शेयर जो खरीदता है इंसान उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। ठीक है। ये शेयर्स ट्रांसफर करना बड़ा आसान है, इनको सेल करना, परचेज करना बहुत ही इजी है। और ये जो है ये आपका, अगर आपको पता भी होगा तो सेबी इसको मैनेज करता है। SEBI जो है शेयर्स को मैनेज करता है। इसके इस कंपनी का जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि आप शेयर को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आता है कॉमन सील। सील का मतलब है कोई भी सिंबल। ये सील जो है इनके कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगी हुई होती है, सर्टिफिकेट्स पे लगी होती है, डॉक्यूमेंट्स पे लगी होती है। जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें भी कंपनी का सील लगता है। और ये क्यों लगता है? क्योंकि हम ये सील देख करके बता सकते हैं, जो हम स्टैंप लगाते हैं ना उसी को यहाँ सील बोल सकते हैं। और इससे हमको पता चलता है कि हाँ कंपनी की इसमें रजामंदी है। ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी जो है, क्योंकि हमको पता है कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल है मतलब रियलिटी में नहीं है पर है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको मैनेज करते हैं। और इसमें दो बातें आती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आप पढ़ोगे भी 11th स्टैंडर्ड में आता भी है बहुत, आपने अगर SPCC लिया है तो शेयर होल्डर्स जो हैं सारे के सारे मिल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं। उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक इंसान होता है डायरेक्टर, और डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कंपनी को मैनेज करते हैं। मतलब ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होती है। ओनर्स कौन होंगे? शेयर होल्डर्स होंगे। मैनेजमेंट किसके हाथ में होगी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी हाथ में होगी।
स्टेटस ऑफ मेंबर बात करें तो कोई भी इंसान, कोई भी मेंबर कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है और कंपनी भी उसके काम के लिए लायबल नहीं होती। ना सपोज मैं किसी कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, मैंने कोई गलत काम कर दिया जिससे मेरी बदनामी हो गई, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी बदनामी से उस कंपनी की भी बदनामी हो जाए जिसमें मेरे शेयर्स हैं। कंपनी अलग है, मैं अलग हूँ। मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों के दोनों अलग हैं और साथ साथ में कंपनी की अपनी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। कोई भी मेंबर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है लेकिन कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगेन इसका एग्जांपल दूं, मान लीजिए मेरे शेयर्स हैं किसी कंपनी में, मैं किसी इंसान को जाके बोल रही हूँ कि मैं इस कंपनी में मेरे 200 शेयर हैं, आप मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, समझ लो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 हैं, मैक्सिमम 200 हैं और पब्लिक कंपनी में अगर हम बात करें तो मिनिमम 7 है और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स यहाँ पर दो तरह की होती है, एक होती है लिमिटेड और एक होती है अनलिमिटेड। अगर लिमिटेड है तो उतने ही लिमिटेड होगी जितने के उनके पास शेयर्स हैं, और जिनमें अनलिमिटेड है ऐसी कंपनीज बहुत कम देखने को मिलती है। लिमिटेड या अनलिमिटेड होगी उनकी लायबिलिटी, ये एमओए में बताया गया होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। फंडामेंटल राइट्स देखें तो कंपनी, क्योंकि हमको पता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है पर कंपनी सिटीजन नहीं है हमारा, और इसीलिए जैसे सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं कंपनी के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। वोटिंग राइट पर शेयर, इनका जो मेंबर्स होते हैं यहाँ पर वोट्स जो हैं नंबर ऑफ शेयर के बेस पे होते हैं, मतलब जिस इंसान के पास 200 शेयर होंगे तो वो 200 वोट डाल सकता है, जिसके पास 1000 होंगे तो 1000 वोट्स डाल सकता है। शेयर को इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं और वोटिंग पर शेयर, ये दो इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ एडवांटेजेस निकल के आएंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस निकल के आएंगे। सबसे पहला है ह्यूज कैपिटल फंड। आपने क्योंकि इस कैपिटल को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है और उसको नाम दिया था शेयर, शेयर खरीदने वाले को बोलते हैं शेयर होल्डर, तो क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट है और एक और एडवांटेज है कि वोटिंग राइट पर शेयर है, तो इसीलिए कंपनी के पास ज़्यादा कैपिटल आते रहता है। इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर थेयर्स लिखा हुआ है वो गलत है, शेयर्स है वो। आप अगर किसी कंपनी में आपके पास शेयर्स हैं तो आप इजीली उनको बेच सकते हैं और उनके बदले में पैसे ले सकते हैं जब भी आपका मन करे। आपका मन कर रहा है किसी और कंपनी में शेयर खरीदने का, आप खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। और रेस्ट्रिक्शन जो है प्राइवेट कंपनी में होता है, लेकिन है ना कि प्राइवेट कंपनी में आप बार बार शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यहाँ पर ज़्यादातर जितने आपने शेयर्स खरीदे उतने की फेस वैल्यू तक ही आपके लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब कंपनी का अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, पर ऐसा रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है, और जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उसमें इंसान इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, सीधी सी बात है। जब कंपनी बंद हो रही होगी तो उनको उतना ही वैल्यू पे करना पड़ेगा जितना उनका शेयर का वैल्यू है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है जितने में उन्होंने खरीदा था, मार्केट वैल्यू तो कुछ और हो सकता है, फेस वैल्यू कुछ और हो सकता है, तो फेस वैल्यू से ज़्यादा उनको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। सेपरेट आइडेंटिटी एंड परपेचुअल लाइफ का मतलब क्या है? कंपनी की अपनी अलग एक ज़िंदगी होती है, अपनी अलग एक पहचान होती है और ये अपने मेंबर से इफ़ेक्ट नहीं होती है। किसी भी चीज़ में मेंबर्स अपनी कंपनी को इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। मेंबर मर जाए, उसका डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसैनिटी हो जाए या आप शेयर्स ट्रांसफ़र कर दें तो भी कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लार्ज स्केल परचेज के सेल, प्रोडक्शन, ये सब आपके सिर्फ एक कंपनी में ही पॉसिबल है और कहीं पर भी नहीं। जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो आप कर सकते हैं लो कॉस्ट पे, क्यों? क्योंकि आपके पास कैपिटल फंड ज़्यादा है, अच्छी खासी मशीनरीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्च आप कर सकते हैं, तो इसीलिए कंपनी को इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट देखें तो मैनेजमेंट जो है जिन लोगों के हाथ में होता है वो लोग प्रोफेशनल होते हैं और एफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं और एफिशिएंट डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यहाँ पर कंपनी जो है डेमोक्रेटिकली चलाई जाती है। क्यों ऐसा ये वर्ड यूज़ हो रहा है डेमोक्रेटिकली? क्योंकि जो डायरेक्टर बनेगा उसको चुनता कौन है? सारे शेयर होल्डर्स मिल के चुनते हैं, वोट करके चुनते हैं।
डिसीजंस जो है मेजॉरिटी के ज़रिए लिया जाता है। और कहाँ लिया जाता है? जनरल मीटिंग के अंदर। जनरल मीटिंग हर साल होती है जिसमें सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो पार्ट लेते हैं। बेनिफिट्स टू सोसाइटी एंड नेशन, कंपनी जो है सोसाइटी और नेशन के भी कई सारे फायदे करवाती है। कैसे? देखो, क्योंकि शेयर का वैल्यू बहुत कम है तो कम लोग जो हैं, पब्लिक जो है वो अपनी सेविंग्स को यहाँ पर शेयर, डिबेंचर या पब्लिक डिपॉजिट में वो इन्वेस्ट करती है। सेविंग जो है वो और एनकरेज होती है। सपोज कर लीजिए आप आज किसी कंपनी के ओनर हैं, आपके अंदर आपकी कंपनी में पब्लिक ने पैसे जमा करे और उनको फायदा हुआ, तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे कि हम अभी और सेविंग करें और पैसे इन्वेस्ट करें। उनको डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम के मतलब इनकम के नाम पे एडवांटेजेस भी सोसाइटी को बहुत अच्छे खासे मिलेंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। कुछ कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा आर्ट, गार्डन, स्कूल, कॉलेज और प्लेग्राउंड जैसी एक्टिविटीज़ को देते हैं। वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वॉलंटरीली वॉलंटरीली यानी अपने मन से, बिना किसी फ़ायदे के एम्प्लॉइज़ को भी देते हैं। कंपनीज़ करोड़ों रुपए दे देती हैं गवर्नमेंट को टैक्सेस के फॉर्म में। ये अमाउंट भी गवर्नमेंट किस में यूज़ करेगा? कंट्री के डेवलपमेंट में। कंपनी के लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो इसको जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, जब हम शुरुआत इसकी करेंगे, तो इसको शुरुआत करने के लिए बड़ा लेंदी और एक्सपेंसिव प्रोसीजर, लॉफुल प्रोसीजर लगता है। इसको बनाने के लिए काफ़ी लंबा, कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की तुलना में बात करें तो कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास। कौन कौन से हैं वो? मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, और तब जाकर के उनको कंपनी शुरू करने का सर्टिफिकेट मिलता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बनाने के लिए, और ये एक्सपर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फीस हमारे से चार्ज करते हैं। रजिस्ट्रार को फ़ीस भी अच्छी खासी देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए, एक्सपर्ट्स को हाई फ़ीस देनी पड़ती है उनकी सर्विसेज के लिए, और इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है प्रोसेस और लेंदी है। लीगल रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो कंपनी लॉ के हिसाब से एग्जिस्टेंस में आती है, तो कंपनी को अपने पूरे लाइफ टाइम में लीगल प्रोविजंस को मान्यता देनी पड़ती है। स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, ये सब आपको हर साल रेगुलरली सबमिट करना पड़ता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का भी प्रोविजंस को फुलफिल करना पड़ता है। और सेबी यहाँ पर क्यों आता है? क्योंकि हम लोग शेयर्स की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स की हाई फीस होती है। ऑफिसर्स जो स्पेशल आपके होते हैं उनको अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ती है। रिसर्च पे भी बड़े खर्चे करने पड़ते हैं। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब क्या? क्योंकि आपको बहुत सारे राइट्स तो मिलते हैं इन मेंबर्स के द्वारा, लेकिन उनको नॉमिनल पावर मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका वोटिंग राइट पर शेयर है। तो कुछ लोगों का जो कंट्रोल है ग्रुपिज्म के ज़रिए बढ़ जाता है और वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ कर लीजिए किसी कंपनी में 1000 ही कुल मिलाकर के शेयर्स हैं, ठीक है? 1000 शेयर्स में से आपके और आपके फ्रेंड के कुल मिलाकर के 600 शेयर्स हैं। तो 600 शेयर्स पे आपको पता है वोटिंग राइट पर शेयर है, नॉट पर मेंबर है, पर शेयर है। तो अगर आप और आपका फ्रेंड कोई गलत काम कंपनी में करवाना चाहते हो, तो आप दोनों मिल कर के उसी तरफ अपना वोट डाल दीजिए, उस गलत डिसीजन की तरफ, और वो डिसीजन ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मेजॉरिटी हो गया 600 शेयर का। 400 लोग, 400 शेयर किसके पास है उसको नहीं माना जाएगा। जिनका मेजॉरिटी है, तो ये हो गया ग्रुपिज्म, और आपने अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया। तो दूसरे लोगों को क्या मिला? नॉमिनल पावर मिला, बहुत कम पावर मिला, या मिला ही नहीं ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे में लोग जो हैं कंपनी के पैसे, एसेट, उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ये सब यूज़ करते हैं अपनी सेल्फिशनेस के लिए। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेसी, ये तो हमको पता ही है, हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था कि पार्टनर्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं तो सीक्रेट्स मेंटेन नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आपको कंपनी को ऑडिट करवाना पड़ता है हर साल। आप अपने मेंबर्स के सामने, आप गवर्नमेंट के सामने, रजिस्ट्रार के सामने आप अपने फाइनल अकाउंट शो करते हैं, और शो करने से पहले आपको ऑडिट करवाना पड़ता है। और ऑडिट क्या होता है? जस्ट टू गेट इट चेक्ड बाय अ सीए। तो ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या बोनस शेयर्स जो आप पब्लिश करेंगे, तो ये सारे सीक्रेट्स आप मेंटेन नहीं कर सकते।
पॉलिसी डिसीजंस लेने में बड़ी दिक्कत आती है, बहुत देरी से काम होता है। सारे मेंबर्स का एक राजीनामा लेना बड़ा ज़रूरी है और इसलिए मीटिंग रखवानी पड़ती है, नोटिस भेजते हैं मीटिंग के लिए कुछ दिन पहले, रेजोल्यूशन मीटिंग में पास होता है और इसमें सब में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और डिसीजंस डिले हो जाते हैं। लेस फ्लेक्सिबिलिटी क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि आपको अगर कुछ बदलाव लाना है, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई मान लो बदलाव लाना होता तो इजीली आप एक ही इंसान हैं, आप जो बदलाव लाना चाहें ला सकते हैं। पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कत आती है बट ला सकते हैं। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी क्योंकि आपको रेजोल्यूशन पहले जनरल मीटिंग में डालना पड़ेगा चेंज लाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा और कोर्ट से भी लेना पड़ेगा कुछ कुछ सिचुएशंस में। एनकरेजमेंट टू स्पेक्यूलेशन मतलब क्या? स्टॉक मार्केट में जो आर्टिफिशियल चेंजेस होते हैं, आर्टिफिशियल चेंजेस का मतलब है जो बदलाव वहाँ पर लाए जाते हैं, खुद ही नहीं होते, लाए जाते हैं। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि डायरेक्टर्स कभी कभी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो शेयर्स पे सबकी नज़र होती है, हर किसी की नज़र होती है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स अपना फ़ायदा चाहते हैं। डिसएडवांटेजेस टू द सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी कभी कभी इन कंपनीज का शिकार हो जाती है क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाते हैं, लॉकआउट कर देते हैं एम्प्लॉयर्स, यानी जितने भी काम करने वाले हैं वो काम पे नहीं आते। मोनोपोलिस्टिक एविल्स कभी कभी आ जाते हैं गवर्नमेंट यानी सॉरी आपके मार्केट में। मोनोपोलिस्टिक एविल्स कौन होते हैं? जो अपने आप को ही किंग समझते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि हम अपने मार्केट पे राज करेंगे और इसलिए वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंसानों पे ध्यान नहीं देते। अपने एम्प्लॉयज़ को वो एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत ज़्यादा और इससे होता क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनकम की और वेल्थ की भी। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर, वेरी सिंपल। चलो बात करें टाइप्स ऑफ कंपनी की, तो कंपनी के कुल मिलाकर के 4 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। उन सब से सबसे पहला है स्टैट्यूटरी कंपनी, दूसरा है नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से, तीसरा है कंट्रोल के हिसाब से और चौथा है प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। स्टैट्यूटरी कंपनी का कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, स्टैट्यूटरी कंपनी अलग ही है जिसका मीनिंग अभी हम समझेंगे। मेंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है और वन पर्सन कंपनी है। पब्लिक कंपनी के अंदर भी लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी है और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है। प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है, लिमिटेड बाय गारंटी है और अगेन लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी है। कंट्रोल के हिसाब से अगर ध्यान दें तो गवर्नमेंट कंपनी जिसको हम पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है। इन सबको एक एक करके नीचे समझेंगे। और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ध्यान दें तो अगर इंडिया में रजिस्टर्ड होगी तो इंडियन कंपनी और बाहर रजिस्टर्ड होगी इंडिया से बाहर तो वो फॉरेन कंपनी। चलो सबको एक एक करके समझते जाते हैं, जो भी आपकी कंपनीज हैं उनको। चलो ध्यान दो स्टैट्यूटरी कंपनी पे। ये जो है पार्लियामेंट के या लेजिस्लेटिव के एक स्पेशल लॉ से बनती है। एग्जाम्पल है आरबीआई या एलआईसी ऑफ इंडिया, इसको बोलेंगे अपने स्टैट्यूटरी कंपनी। नंबर ऑफ मेंबर्स के व्यू पॉइंट से अगर हम बात करें तो एक है आपकी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको बोलेंगे पब्लिक कंपनी। मिनिमम इसमें 7 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम नंबर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपनी जनरल पब्लिक को भी इनवाइट करती है शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदने के लिए, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के। और पब्लिक कंपनी के 3 टाइप्स हैं लायबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, अगर मैं इस कंपनी की मेंबर हूँ तो जितने के मैंने शेयर्स खरीदे हैं बस उतनी ही मेरी लायबिलिटी है, उतने के ही मैं जिम्मेदार हूँ। कंपनी के एंड में यानी नाम के एंड में यहाँ पर एक वर्ड लगता है, उसको नाम देते हैं लिमिटेड। आपका जो भी नाम है कंपनी का पीछे आ जाएगा लिमिटेड। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब मैंने अगर मान लीजिए इस कंपनी में शेयर्स जितने के भी खरीदे, लेकिन जितने अमाउंट की मैं गारंटी लेती हूँ उतना ही गारंटीड अमाउंट मैं लिक्विडेशन के टाइम पे पे करूँगी। ये अमाउंट मेरे शेयर्स जितने के मैंने खरीदे उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये कंपनीज बहुत कम पाई जाती हैं। इसमें लायबिलिटी मेरी जो होगी अगर तो अनलिमिटेड होगी। अगर हमारे डेट्स ज़्यादा हो जाते हैं असेट से तो मेंबर्स अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच करके कंपनी को पूरा पैसा चुकता कर देंगे, कंपनी के जितने भी कर्ज हैं सब चुकाएंगे। प्राइवेट कंपनी देखते हैं अभी सेकंड नंबर कैटेगरी पे।
ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम देयर कैन बी 200 मेंबर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होता है। आप पब्लिक को नहीं बुला सकते हैं शेयर और डिवेंचर खरीदने को। प्राइवेट कंपनी के भी सेम टू सेम 3 टाइप हैं। पहला टाइप है लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू, यानी मैं अगर इस कंपनी की एक शेयर होल्डर हूँ तो मैंने जितने के शेयर्स खरीदे उतने की ही मैं लायबिलिटी लेती हूँ, उतने का ही मैं बोझ उठाऊंगी। यहाँ पर उनके नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगता है, पब्लिक कंपनी में खाली लिमिटेड लगता था। गारंटी से अगर मान लीजिए कोई कंपनी लिमिटेड है तो अगेन मैं अगर उसमें हूँ एज अ शेयर होल्डर तो मैंने कितने के भी शेयर्स खरीदे हों, जितना मैं अमाउंट गारंटी करूंगी उतना मैं अमाउंट लिक्विडेशन के टाइम पे डाल दूंगी, आपको दे दूंगी। यानी जब भी कंपनी बंद हो रही होगी इतना गारंटीड अमाउंट मेरी तरफ से आ जाएगा। ऐसे में कंपनी अपने नाम के एंड में प्राइवेट लगाती है, सिर्फ प्राइवेट। कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? जो इसके मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जो डेट्स होंगे कंपनी के, वो अगर मान लीजिए हमारे असेट से ज़्यादा हो जाते हैं, कर्जे अगर बढ़ जाते हैं, तो मेंबर्स को अगेन अपने पर्सनल असेट्स को भी बेच करके कंपनी के पैसों को चुकाना पड़ता है। और यहाँ पर भी लास्ट में कंपनी के नाम में प्राइवेट लगेगा। बात करें 1 पर्सन कंपनी की, तो 1 पर्सन कंपनी जो है एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही पर्सन मेंबर होता है। ये 1 पर्सन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है। ये डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जो उसका खुद का मेंबर है, और रिटर्न कंसर्न चाहिए होता है ऐसे इंसान का जो 1 पर्सन कंपनी है। मतलब उसके अंदर जो है वो लिख करके अपना हाँ हाँ बोलेगा कि हाँ मैं इस कंपनी का एक ही इकलौता इंसान हूँ। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के साथ साथ इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे उनको मेमोरेंडम और आर्टिकल प्रेजेंट करना ही पड़ता है। 1 पर्सन कंपनी में मतलब इसका कोई प्रोविजन कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं था, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 में इसका प्रोविजन है। मतलब वी कैन एस्टैब्लिश अ 1 पर्सन कंपनी। कंट्रोल के हिसाब से देखें, गवर्नमेंट कंपनी, अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी का टोटल कैपिटल का 51% गवर्नमेंट के पास है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट हो, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके हो, तो भी उसको नाम दे दिया जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल है अशोक होटल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, माना महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये सब आपके गवर्नमेंट कंपनीज के नाम हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट हो उसका शेयर 51% होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। होल्डिंग कंपनी का मीनिंग क्या होता है? जब आप 50% से ज़्यादा दूसरी किसी कंपनी में होल्ड करें तब आपका मेजॉरिटी हो जाता है। यानी आप डायरेक्टर्स को मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट कर सकते हैं, और ऐसी कंपनी को अपने बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। और इसका अपोजिट कर लें तो ये हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी, जहाँ पर 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो कोई और कंपनी के पास हैं, तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। जिसके पास कम है वो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। इसका मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। सपोज कर लीजिए एक कंपनी है आपकी, एक कंपनी मेरी है, ठीक है। आपकी कंपनी में और एक ही कंपनी है, चलो मान लो, ठीक है। आपने अपनी कंपनी के जरिए उस कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए, यानी आपके पास ज़्यादा शेयर्स हैं, मेरे पास कम शेयर्स हैं, 50% से कम शेयर्स हैं उस कंपनी में। तो आप जो हैं होल्डिंग कंपनी कहलाएंगे, मैं जो हूँ सब्सिडरी कहलाऊंगी, यानी आपसे नीचे। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन से बात करें तो कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर हुई है इंडियन कंपनीज एक्ट में, और या तो कोई भी स्पेशल एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया हो, उसको बोलेंगे इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। फॉरेन कंपनी की बात करें तो जो कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में नहीं है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, यानी वो बिजनेस इंडिया में करती है, तो ऐसी कंपनी को बोलेंगे फॉरेन कंपनी। चलो आज इस वीडियो में अपने यहाँ तक ही रखते हैं। इसके बाद वाले जितने रिमेनिंग पेजेस हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो हम करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। अगर आपको लगता है कि कंटेंट यूजफुल था, मेरी मेहनत लगी है थोड़ी बहुत, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स को भी ये हेल्प करेगा तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए उनके साथ। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का वेलकम करते हैं हम आपके कमेंट सेक्शंस में।
आपको जो प्रॉब्लम है आप लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे। नमस्ते।